हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? फिर से स्वागत है आपका अपनी लॉ क्लासेस में। तो लॉ क्लासेस के अकॉर्डिंग जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चल रहा है क्या, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में हम पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और पार्ट 3 का हमने 6, 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या बात करता है, पार्ट नंबर मतलब चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो हम पढ़ रहे हैं वो बात करता है एस्टॉपल, यानी कि विबंध। विबंध क्या है, एस्टॉपल क्या है, चलिए देखते हैं। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। एस्टॉपल एक्शन में होता क्या है, पहले तो देखिए एस्टॉपल कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया हुआ है। तो एस्टॉपल डिफाइन किया हुआ सेक्शन नंबर 115 से लेके सेक्शन नंबर 117 तक, यानी टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं इसमें, 3। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इसमें 3 है, सेक्शन 115, 116 और 117। क्या कहता है, जो 115 है वो बताता है कि एस्टॉपल एक्शन में होता क्या है, कहाँ आप एस्टॉपल पढ़ोगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, एस्टॉपल में एक्शन में है क्या ये मैं आपको बताती हूँ। सेक्शन नंबर 115 कहता है कि जो परस्पर विरोधी बातों का अभिकथन करता है उसकी सुनवाई नहीं होगी। ये एक सूक्ति है, इसको याद रखिएगा। जो परस्पर विरोधी बातों का अभिकथन करता है उसकी सुनवाई नहीं होगी, यानी कि एक व्यक्ति जो किसी और दूसरे व्यक्ति को अपनी बात को कह देता है या उसकी बात को मानते हुए दूसरा व्यक्ति उसको सत्य मानते हुए उस बात पे कोई एक्ट कर देता है तो वो क्या कहलाता है हमारा, और तब उस व्यक्ति को उसकी कही हुई बात के अकॉर्डिंग जब उसने एक्ट कर दिया तो उसको उस बात को झुटलाने नहीं दिया जाएगा या उसका विरोध नहीं करने दिया जाएगा या उसको दोबारा से नहीं बोलने दिया जाएगा। तो यही होता है हमारा विरोध, यानी कि कहीं एक बात पर दोबारा दूसरा कोई व्यक्ति उसको क्या करेगा, उसका खंडन नहीं कर सकता। ये होता है हमारा विरोध, ठीक है। तो डेफिनेट ये तो हो गई जनरल लैंग्वेज में बात। तो अब जो बात हो रही है वो बात कैसी हो रही है, वो बात हो रही है कैसी कि अकॉर्डिंग टू एक्ट। अकॉर्डिंग टू एक्ट क्या है, जब व्यक्ति ने अपने घोषणा द्वारा यानी कि डिक्लेरेशन द्वारा, किसी एक्ट द्वारा या किसी ओमिशन के द्वारा, कैसे घोषणा द्वारा, कार्य द्वारा, लोभ के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाया है कि कोई बात सत्य है, ऐसे विश्वास पर कार्य कराया है कि या करने दिया है, तो ना तो उसे और ना ही उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, याद रखिएगा, ना तो उस व्यक्ति को ना उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इस बात का प्रत्याख्यान करने दी जाएगा, इस बात का विरोध करने दी जाएगा, इस बात का खंडन नहीं करने दी जाएगा कि ये बात गलत थी या ये बात इस तरीके से नहीं, इस तरीके से थी। इतनी बात समझ में आई आपको? डेफिनेशन क्या है, किसी व्यक्ति ने घोषणा के द्वारा यानी कि डिक्लेरेशन के द्वारा, किसी एक्ट के द्वारा, किसी ओमिशन के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को विश्वास दिलाया है कि ये कार्य कोई बात सत्य है, ऐसे विश्वास पर उस व्यक्ति ने, यानी कि दो बात नोटिस करिएगा, उसने विश्वास तो दिला दिया लेकिन उस सेकंड व्यक्ति ने इस पे एक्ट भी कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, एक क्या कहलाएगा हमारा, एस्टॉपल कहलाएगा। उसको इस बात का खंडन नहीं करने दिया जाएगा। ये तो हुई हमारी डेफिनेशन, होपफुली समझ में आई होगी आप लोगों को। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है, शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा। शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा 1892 का ये केस है। इस केस में यही बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी बात को सत्य घोषणा करके ये किसी बात को बता दिया है तो उस बात का खंडन नहीं करने दिया जाएगा, उसको खंडन ना करने दिए जाने के लिए उसको इस चीज़ पे स्टॉप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो स्टॉप करने क्या कहलाएगा हमारा, एस्टॉपल कहलाएगा। क्योंकि देखिए स्टॉप दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या दो शब्द है, एस्टॉपल, यानी कि एस्टॉपल का मतलब होता है सीधे सीधा स्टॉप करना यानी कि रोक देना, ठीक है। तो एस्टॉपल और किसी चीज को परस्पर विरोधी बातों के लिए रोक देना ही हमारा क्या कहलाता है, एस्टॉपल बना है किससे, स्टॉप से। तो ये क्या होगा हमारा, स्टॉप कर देना, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। देखिए इसके नियम क्या है, ठीक है। सिविल ये कैसा इसमें कौन सा नियम फॉलो होता है, तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें एक सिविल का नियम फॉलो होता है, यानी कि सिविल का प्रोसीजर फॉलो होगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा ये किस एक्ट पर लागू है, क्योंकि देखिए क्या है हमारा जो एस्टॉपल दिया हुआ है, जो हमारा विबंध जो दिया हुआ है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसकी महानता कह सकते हैं या उसकी गुणवत्ता कह सकते हैं या कुछ भी आप बोलिए, उसको क्या है जितना अच्छे से डिफाइन एविडेंस एक्ट में नहीं किया गया है, उससे अच्छा डिफाइन उसे कहाँ पर किया गया है, उसे किया गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन नंबर 89 में।
TPA एक्ट सेक्शन नंबर 53A, 27, 41, 43 नोट डाउन करेगा, क्योंकि जब भी हम कोई सेक्शन पढ़ते हैं तो उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा कहाँ दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन नंबर 24 में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन नंबर 18 में, और पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 28 में। इनको इसके अलावा और अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। देखिए स्टॉपल क्या होता है, स्टॉपल क्या है, कभी भी एक स्टॉपल कौन करेगा, कोर्ट किसको मान लेगा कि वो ये एक स्टॉपल के तहत इसको रोक दिया जाना चाहिए, तो वो मान लिया जाएगा किसको, एक माइनर व्यक्ति को। माइनर व्यक्ति कौन होगा, वो डिफाइन क्या है, जब माइनर एक्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रूडेंट पर्सन होना चाहिए जो कि समझ रखता हो, समझ के अलावा वो इस चीज़ को, जैसे एक कोई भी जनरल व्यक्ति के अकॉर्डिंग वो एक्ट करता हो। तो प्रूडेंट पर्सन कौन होता है, जो एक्ट करता हो, कैसा एक्ट करता हो, जो एक जनरल व्यक्ति जो कि एक समझदार व्यक्ति करता है, तो प्रूडेंस पर्सन के अकॉर्डिंग वो एक्ट करता हो। अच्छा, प्रूडेंस के अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा तो ये एक्ट किस पर लागू नहीं होगा, ये एक्ट लागू नहीं होगा, माइनर एक्ट के ऊपर लागू नहीं होगा, यानी कि माइनर पर्सन के ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन नंबर 11 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बताया गया, माइनर के बारे में बताया गया, क्योंकि माइनर वहाँ किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो माइनर किसी भी तरीके का स्टॉपल की बात, जो उसकी जो कोई बात कहता है तो उसकी बात को सत्य माने ही नहीं जा सकता। तो उसकी बात को कोर्ट क्या प्रिज्यूम करके चलता है कि इसने जो बात कही है वो बेबुनियाद हो सकती है, या हो सकता है कि उसका कोई पहलू ना हो, या हो सकता है कि वो बात सही ना हो। तो एक बच्चे की तरह माइनर को ट्रीट कर लिया गया, और यहाँ पे कह दिया गया कि माइनर को ये एक्ट लागू नहीं होगा। इसके लिए इम्पॉर्टेंट केस याद रखिएगा, धर्मदास घोष का एक केस है, धर्मदास घोष का, ठीक है। धर्मदास घोष का एक एक्ट है जिसमें बताया गया कि माइनर पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। अच्छा, अब ये आप लोगों को समझ में आ गया कि स्टॉपेज होता क्या है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया, मैंने आपको ये बता दिया। साथ ही मैंने आप लोगों को साथियों ये बता दिया कि ये किस किस पे लागू होता है, इसके अलावा किस किस एक्ट पे किस किस सेक्शन में लागू होता है। साथ ही मैंने आपको बता दिया कि इसका जो रीज़न है वो क्या है, और साथ ही मैंने आपको इसको बता दिया कि ये क्या है, ये माइनर पे लागू नहीं होता। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्टॉपल। टाइप ऑफ स्टॉपल्स क्या हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। टाइप ऑफ स्टॉपल्स होते हैं, 3 तरीके के स्टॉपल्स बताए गए हैं। वो कौन कौन से बताएंगे, स्टॉपल बाय रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड के द्वारा, स्टॉपल बाय डीड यानी कि डीड के द्वारा, और स्टॉपल बाय कंडक्ट यानी कि कंडक्ट द्वारा। कितने तरीके के स्टॉपल हो गए, 3 टाइप्स के स्टॉपल्स हो गए। और 3 टाइप्स के स्टॉपल में से हमारे जो हमारा सेक्शन नंबर 115 से लेके सेक्शन नंबर 117 तक जो चलता है वो कैसे चलता है, वो सिर्फ चलता है टाइप स्टॉपल ऑफ कंडक्ट के द्वारा, यानी कि आचरण के ऊपर ये बात कही गई है। आचरण को यहाँ पे ले लिया गया है, बाकी के दोनों को नहीं लिया गया है। समझ में आ गया स्टॉपल क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टॉपल क्या है, जो कि घोषणा द्वारा, कार्य द्वारा, लोक के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को विश्वास दिला दिया जाता है। क्या विश्वास दिला दिया जाता है, कोई बात सत्य है और वो ऐसे सत्य की बात को विश्वास करते हुए उसका कोई एक्ट कर देता है, तब उस व्यक्ति को उस बात का खंडन नहीं करने दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टॉपल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सेक्शन 115 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 116 की। सेक्शन नंबर 116 जो बात करता है वो करता है टेनेंट और लीजी की। दो लोगों की यहाँ पे इन्होंने बात करी, टेनेंट और लीजी की। टेनेंट और लीजी की जो उन्होंने बात करी, उन्होंने बताया कि अगर कोई कार्य किसी टेनेंट के द्वारा किया गया है और किसी लीजी के, यानी कि जो लाइसेंस ले रखा है, जिसने जो कि एक लीजी है या जिसने जो पट्टे पर है उसने जो कार्य किया है, उसको भी यह कैसा माना जाएगा, यहाँ पे स्टॉपल माना जाएगा। जिस तरीके से जो लैंडलॉर्ड के अकॉर्डिंग जो कार्य होता है, उस जैसे लैंडलॉर्ड के ऊपर ये एक्ट लागू होगा, वैसे टेनेंट और लीजी के ऊपर भी लागू होगा। मान लीजिए कोई टेनेंट रहता है और उसको टेनेंट कोई ऐसी झूठी बात या कुछ भी करता है, तो उसको भी उस पर भी क्या होगा, स्टॉपल लागू हो जाएगा। उसी तरीके से लीजी जो कि पट्टे की संपत्ति रखता है, उसके ऊपर भी ये एक्ट लागू हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 117 कहता है एक्सेप्टर ऑफ बेली, ऐसा व्यक्ति जिसे कोई संपत्ति कैसी मिली हो, बेली के रूप में मिली हो, कोई बेली हो या लीजी हो, इन तीनों के ऊपर भी सेक्शन 17 के अंदर क्या बताया गया है कि इनके ऊपर भी स्टॉपल लागू होगा, क्योंकि ये भी उसी तरीके से विचारित किए जाएंगे कि इन्होंने जो बात कही है और जो दूसरे व्यक्ति को जो उन्होंने करा है उसका खंडन नहीं करने दिया जाएगा। तो ये बात कर रहा है हमारा सेक्शन 117 और सेक्शन नंबर 116।
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा 117 और 116, ठीक है। तो खत्म करती हूँ मैं अपना टॉपिक। चैप्टर नंबर 8 वेरी इजी, 3 सेक्शंस में डिफाइन किए गए हैं। मैंने आपको पूरा अच्छे से डिफाइन कर दिया। अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है, कभी कभी तो क्वेश्चन ये भी है कि चैप्टर नंबर 8 में क्या डिफाइन है, तो आप बता सकते हैं स्टॉपल डिफाइन है। स्टॉपल कहाँ पर है? चैप्टर नंबर 8 में डिफाइन है। कितने सेक्शन है इसमें? सेक्शन 3 है इसमें। कौन कौन सी है? 115, 116, 117। 115 क्या बात करता है? स्टॉपल की बात करता है। स्टॉपल किस तरीके से होगा ये पूरा मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया। उसके अलावा सेक्शन नंबर 116, क्वेश्चन ये आता है कि सेक्शन नंबर 116 में किस चीज़ के बारे में पूछा गया है? तो सेक्शन नंबर 116 के बारे में पूछा गया है किसके बारे में? लीजी और टेनेंट के बारे में, सॉरी लाइसेंसी और टेनेंट के बारे में, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन नंबर 17 में किसकी बात की गई है? एक्सेप्टर ऑफ बेली की बात की गई है, बेली की बात की गई है और लीज में जो चीज़ ली गई है लीजी की बात की गई है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैप्टर नंबर 8। तो खत्म करते हैं अपना टॉपिक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। थैंक यू।